बोरवेल में करीब 80 घंटे तक फंसा रहा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बोरवेल से सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका। और जब मासूम का शव उसके परिवार वालों के पास पहुंचा तो दर्द का समंदर उमड़ पड़ा। रोती बिलखती मां को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हंसता खेलता सुजीत अब इस दुनिया में नहीं रहा। तकदीर के इस निर्मम खेल पर मां माथा पीट कर रह गई। दादी ने तो जैसे ताबूत पीट कर घर के लाडले को जगाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा दादी की बात मानने वाला सुजीत उनकी पुकार भला कैसे सुनता। नियति ने इस परिवार को ऐसा दर्द दिया है जिसका भर पाना नामुमकिन है। लेकिन मासूम की मौत का मातम पूरे इलाके में पसर गया। सैकड़ों की तादाद में जुटे लोगों ने मासूम के पार्थिव शरीर पर फूल अर्पित किए, लेकिन परिजनों और महिलाओं की आंखों से बहते आंसू रुके नहीं। एक हादसे ने इस परिवार की जिंदगी में अंधेरा भर दिया है। एक माँ बाप से उनका बेटा छिन गया, एक मासूम ने अपना भाई खो दिया। सुजीत की मौत पर न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि पूरे देश में मातम है। डीएम के प्रमुख एम स्टालिन परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। बोरवेल में करीब 80 घंटे से फंसा तमिलनाडु का 2 साल का सुजीत विल्सन जिंदगी की जंग हार गया। 25 अक्टूबर की शाम सुजीत बोरवेल में गिरा था। 2 साल का मासूम पहले 26 फीट गहरे गड्ढे में गिरा था, लेकिन अचानक वो 90 फीट की गहराई तक फिसल गया। उसे बचाने के लिए बोरवेल के बराबर में सुरंग खोदी गई। 6 इंच चौड़े बोरवेल में बच्चा फंसा था। ऐसे में उस तक पहुंचने के लिए पास ही 1.2 मीटर चौड़ी सुरंग खोदी गई। हालांकि चट्टान को तोड़ते हुए खुदाई में काफी मुश्किलें आईं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ओएनजीसी और प्राइवेट बोरवेल ऑपरेटरों की टीम खुदाई में जुटी हुई थी। इस दौरान बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई दी गई। एनडीआरएफ ने सुजीत की स्थिति पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे को भी बोरवेल में उतारा। उधर पीएम और राहुल गांधी समेत राज्य के कई बड़े नेताओं ने सुजीत के लिए प्रार्थना की। सुजीत के निधन पर राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी और संवेदना जताई, लेकिन सुजीत का ऐसे चला जाना परिवार और इलाके के लिए बड़ा सदमा है, जिससे उबरना उनके लिए आसान नहीं होगा। महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक घोटाले के बाद अब गुडविन ज्वेलरी स्टोर में गहनों के लिए जमा करवाई गई रकम का बड़ा घोटाला सामने आया। ग्राहक परेशान हैं और लगातार स्टोर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन गुडविन ज्वेलरी स्टोर के मालिक सुधीर और सुदेश कुमार ने ऑल इज वेल का संकेत दिया और लोगों का पैसा लौटाने के लिए मोहलत मांगी। हम लोग का ऊपर ट्रस्टी करके हमारा साथ सपोर्ट किया वाला बहुत सारा फैमिलीज है। ये लोग को कुछ तकलीफ में फंसाने के लिए हम लोग कुछ भी नहीं करूंगा। बिजनेस में जो क्राइसिस है हम लोग को भी 100% क्राइसिस है, ना नहीं बोल रहा हूँ, बट हमारा पास असेट है, बहुत सारा असेट है, प्लस प्रोजेक्ट भी है। ये सब ओवरकम करने के लिए हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। गुडविन ब्रदर्स सुनील और सुधीश ने एक एक पैसा अपनी संपत्ति बेचकर चुकाने की बात तो कर दी, लेकिन कैसे और कब तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया। हम लोग को 3 ईयर्स से हम लोग को खत्म करने के लिए बहुत टीम हमारा पीछे है, क्योंकि 3 ईयर्स पहले हमारा फैमिली में एक प्रॉब्लम हो गया। लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर सुनील और सुधीश कुमार को पैसा वापस ही करना था तो वो अंडरग्राउंड क्यों हो गए, उनके स्टोर्स पर ताले क्यों लटक गए और दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर वहाँ सन्नाटा क्यों पसर गया। इतने सारे लोगों का पैसा लेके चला गया है और पैसे के वक्त पे हमको 21 तारीख को बोले हमारा जो ड्यू हो रहा था, तो बोला अभी हमारे पास पैसा नहीं है, दिवाली के बाद दे देंगे। और दूसरे के बाद उन्होंने शटर बंद कर दिया। 500 लोग होंगे और रकम तो करोड़ में जा रहा है। गुडविन ज्वेलरी स्टोर महाराष्ट्र की काफी नामी गहनों की दुकान है, जहाँ के स्टोर में 2 स्कीम चल रही थी। पहली स्कीम में फिक्स डिपॉजिट पर 16% ब्याज की पेशकश की गई थी और दूसरी स्कीम में डिपॉजिट के 1 साल पूरे होने पर गोल्ड ज्वेलरी देने की पेशकश की गई थी। और स्कीम के तहत ग्राहकों ने 2000 रूपए से लेकर 50 लाख रूपए से ऊपर तक का निवेश किया हुआ था। लेकिन दिवाली से 2 दिन पहले जब वो इन स्कीमों के तहत गहने लेने ठाणे स्टोर के आउटलेट पर पहुंचे तो वहाँ ताला पड़ा हुआ था। इसके बाद उन्होंने बाकी स्टोर का भी रुख किया, लेकिन वहाँ पर भी शटर डाउन था। इसके बाद सभी का माथा ठनक गया। ग्राहकों ने प्रदर्शन कर पैसा वापस करने की मांग की और थाने में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने गुडविन भाइयों के खिलाफ केस दर्ज कर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद दोनों भाइयों ने पहले ऑडियो और फिर वीडियो मैसेज ग्राहकों के लिए जारी किया और अपनी बेबसी जाहिर की। बिजनेस में जो क्राइसिस है हम लोग को भी 100% क्राइसिस है, ना नहीं बोल रहा हूँ, बट हमारा पास असेट है, बहुत सारा असेट है, प्लस प्रोजेक्ट भी है। ये सब ओवरकम करने के लिए हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। गुडविन के ग्राहकों को इस वीडियो को देखकर भले ही राहत पहुंची हो, लेकिन जब तक धन लौटकर अपने घर न आ जाए ग्राहकों का चैन उड़ा ही रहेगा। देश भर की कई बड़ी हस्तियां आतंकियों के निशाने पर हैं। इसका खुलासा एनआईए के खुफिया दस्तावेज में हुआ है। आतंकियों ने प्रधानमंत्री मोदी को भी अपने निशाने पर रखा है। पीएम के अलावा गृहमंत्री अमित शाह का नाम भी आतंकियों की लिस्ट में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आतंकी निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की जान को भी खतरे का अंदेशा जताया गया है। आतंकी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को भी निशाना बना सकते हैं। खुफिया दस्तावेज के अनुसार ऑल इंडिया लश्कर-ए-तैयबा नाम का आतंकी संगठन भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। यही नहीं, आतंकियों के निशाने पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी हैं। साथ ही सरसंघचालक मोहन भागवत को भी निशाने पर लेने की बात सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधान निरस्त करने के बाद से ही पाकिस्तान काफी बौखला गया है और वो लगातार इसी कोशिश में है कि किस तरह से वो भारत पर आतंकी हमले करे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की पहले ही काफी किरकिरी हो चुकी है। दिल्ली में महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर की शुरुआत हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घोषणा के बाद भाई दूज से महिलाओं के लिए डीटीसी बस में मुफ्त सेवा शुरू की गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने एक और ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। पिछले 2 हफ्तों में कश्मीर में चौथे ट्रक ड्राइवर की हत्या का मामला सामने आया है। गाजियाबाद में पेपर बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लगने से लाखों की संपत्ति राख हो गई। हालांकि दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में आए लोगों की फरियाद सुनी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रदूषण को कम करने के लिए दिवाली पर आयोजित किए गए लेजर शो के तीसरे दिन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लेजर और म्यूजिकल शो का लुत्फ उठाया। दिल्ली में 18 जनपथ पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के घर के बाहर ढोल बजाकर जेजेपी समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। दिल्ली में दिवाली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार बहुत खराब हालत में पहुंच गया। हालांकि आंकड़ा पिछले साल की तुलना में बेहतर है। कर्नाटक के मैंगलोर में 31 साल के एक लड़के ने 16 साल की अपनी बहन की हत्या कर दी। दावा है कि पढ़ाई में बेहतर होने के कारण माता पिता से बहन को ज्यादा प्यार मिल रहा था, जिससे लड़का परेशान था। दिल्ली के जेएनयू में सोमवार को इंटर हॉस्टल कमेटी की तरफ से किए गए फैसलों के विरोध में छात्रों ने पूरी यूनिवर्सिटी बंद कर प्रदर्शन किया। चेन्नई में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। इस्लामाबाद में इमरान सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टी जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम का मार्च लगातार बढ़ता जा रहा है। कराची से शुरू हुआ आजादी मार्च 31 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचेगा। वहीं इमरान सरकार मार्च को कुचलने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। मगर मौलाना फजलुर रहमान की मांग सिर्फ एक है, इमरान गद्दी छोड़ो। इसीलिए इस्लामाबाद की सड़कों पर हर तरफ मौलाना फजलुर रहमान के समर्थक जुटे दिखे और गो नियाजी गो के नारे लगाने लगे। दरअसल इमरान खान का पूरा नाम इमरान अहमद खान नियाजी है। गो नियाजी गो कहने के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि इमरान की तुलना जनरल नियाजी से की गई है। जनरल नियाजी ही वो शख्स था जिसकी अगुवाई में पाकिस्तान बांग्लादेश में भारत के खिलाफ युद्ध लड़ा था, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। हालांकि इमरान विरोधी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जगह जगह सड़क में पुलिस और बैरिकेड लगाए हुए थे। साथ ही संसद के इलाके को पूरी तरह से रेड जोन घोषित कर दिया था। हालांकि इस बीच मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इस्लामाबाद की सड़कों पर क्रांति आएगी और वो सरकार का सारा कचरा निकालकर बाहर फेंक देंगे। आज इंसानों का सैलाब इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है और ये एक बड़े तूफान की सूरत में इस्लामाबाद में दाखिल होगा और इंशाअल्लाह इक़्तिदार के ऐवानों में दाखिल होगा और ऐवानों के कचरों को अपने साथ बाहर ले जाएगा। एक तरफ फजलुर रहमान इमरान विरोधी भाषण दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों के हाथ में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का तीर वाला झंडा है, तो कुछ के हाथ में जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम का परचम था। दरअसल कराची के सुपर हाईवे से शुरू हुआ आजादी मार्च पाकिस्तान के कई इलाकों से होते हुए 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा, जिसके खौफ से इमरान खान की नींद उड़ी हुई है। हालांकि इस प्रदर्शन से डरी इमरान सरकार ने पहले तो JUIF के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर डराने की कोशिश की, मगर जब उससे कोई फायदा नहीं हुआ
तो JUIF से जबरन यह हलफनामा लिया गया कि 31 अक्टूबर को मार्च में शामिल लोग इस्लामाबाद शहर के अंदर नहीं घुसेंगे। हालांकि JUIF को राजधानी से बाहर रैली की इजाजत दे दी गई है। दिवाली के बाद दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने के दौरान सीने में और गले में जलन महसूस हो रही है। दिवाली पर पटाखे न फोड़ने की अपील के बाद भी रविवार को खूब पटाखे छोड़े गए, जिससे प्रदूषण का स्तर आसमान छू गया। लिहाजा इस आतिशबाजी से वायु प्रदूषण का स्तर और खराब हो गया, जिससे दिल्ली NCR की हवा और जहरीली हो गई। नतीजा ये रहा कि बदलते मौसम और प्रदूषण की मार के चलते दिल्ली में लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस धुंध और धुएं की वजह से अस्थमा और फेफड़ों की बीमारी से परेशान लोगों को सांस लेने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 2 साल पहले इसे विश्व का सबसे प्रदूषित शहर माना जाता था। जी हाँ, मैं नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, उसी की बात कर रहा हूँ। और आज 2.5 साल बाद भी कुछ स्थिति ऐसी बढ़िया नहीं बनी है। जी बता दें आपको कि प्रदूषण की गति इतनी बढ़ गई है कि लोगों का चैन से जी पाना मुश्किल हो गया है। बच्चे बूढ़े कोई सांस नहीं ले पा रहा ढंग से। इस बार दिवाली पर दिल्ली के प्रदूषण में बेशक कमी आई हो, लेकिन हवा दम घोटू ही रही। हालांकि हवा चलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली। साथ ही कई जगह पानी का छिड़काव भी किया गया ताकि धूल मिट्टी बैठ जाए और लोगों को सांस लेने में दिक्कत न हो। लेकिन धुंध की वजह से कई लोगों ने नाक और गले में जलन और खांसी की शिकायत की। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ चुकी है। हम अभी मौजूद है ITO में। अब देख रहे हैं कि कैसे जो पोल्यूशन का कवर है वो भारी मात्रा में विजिबली दिख रहा है। और 2 दिन हो चुकी है दिवाली से, लेकिन कह रहे हैं कि पोल्यूशन 5 सालों में सबसे कम है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी प्रदूषण का मात्रा बहुत ही ज्यादा है। लोगों को तकलीफ भी हो रही है। इस बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पूर्वानुमान था कि मंगलवार को प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद अब बुधवार को इसमें सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। अक्टूबर महीने के लिए AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों का आकलन किया गया तो पाया गया कि दिल्ली में दिवाली से काफी पहले ही प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो गया था। अक्टूबर का पहला हफ्ता AQI के हिसाब से काफी सही था। पहले हफ्ते में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे ही रहा। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते के अंत तक आते आते प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो गया। इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर जा पहुंचा, यानी हवा की गुणवत्ता खराब हो गई। दिवाली से लगभग 1 हफ्ता पहले AQI पहली बार 300 से ऊपर गया। 16 अक्टूबर को दिल्ली शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 था, जो CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मापदंडों के अनुसार बेहद खराब है। वहीं दिवाली वाले दिन AQI 340 तक जा पहुंचा और उसके अगले दिन यानी सोमवार को यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 368 दर्ज किया गया। जबकि मंगलवार को दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स 392 पर है, यानी अभी भी प्रदूषण का स्तर बहुत खराब की श्रेणी में है। दिल्ली के अलावा NCR में भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब रहा। नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में तो हवा की गुणवत्ता अब भी बेहद खराब है, जैसे लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये 5 तस्वीरें दिल्ली के आसपास के इलाकों की हैं। देखिए कैसे नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में तो हवा की गुणवत्ता अब भी बेहद खराब है, जैसे लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये 5 तस्वीरें दिल्ली के आसपास के इलाकों की हैं। देखिए कैसे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इन इलाकों में धुंध की वजह से सूरज देवता के दर्शन तक नहीं हुए। लोगों को लगा जैसे बादल हैं, लेकिन ये बादल नहीं बल्कि धुंध थी जिसने सूरज को ढका हुआ था। मैं गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन की तरफ जाने वाले रास्ते एलिवेटेड रोड के पास मौजूद हूँ। सामने देखिए मेरे कुछ ही दूरी पर वो बिल्डिंग है जो साफ नजर आया करती थी, लेकिन इस समय वो साफ नजर नहीं आ रही है। एक धुंधलापन है, उस बिल्डिंग को साफ तौर पर हम नहीं देख पा रहे हैं। ये जो छाया हुआ है यही वो स्मॉग है जो लोगों को परेशान कर रहा है, आंखों में जलन पैदा कर रहा है और यही नहीं, सांस लेने में मुश्किल पैदा कर रहा है। और ऐसी धुंध सी छाई हुई आपको तमाम जगहों पर नजर आएगी। आम लोगों के अलावा ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी खराब हवा में मास्क लगाकर ड्यूटी करने को मजबूर दिखाई दिए। सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है, इससे सांस लेने में दिक्कत होती है और गले में खराश, आंखों में जलन और इससे पूरे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। जब प्रदूषण सांस के द्वारा अंदर जाएगा फेफड़ों पे इन्फेक्शन होएगा। ऐसे में हवा में जहर घुलने से बचने के लिए लोगों के पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं। इनमें से एक है एंटी पॉल्यूशन मास्क और दूसरा एयर प्योरीफायर। और सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो सांस लेना इस समय दूभर हो रहा है और इसीलिए मुझे इस मास्क की
जरूरत पड़ी। और तमाम लोगों के लिए डॉक्टर्स यही सलाह दे रहे हैं कि मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें और जितना ज्यादा हो सके वो आप एहतियात बरतते रहें। प्रदूषण की एक वजह यह भी है कि पंजाब और हरियाणा की तरफ से दिल्ली पहुंच रही हवाएं पराली के धुएं को भी साथ लेकर आ रही हैं। हालांकि अनुमान है कि हवा की चाल तेज होने के बाद प्रदूषण में मामूली सुधार आएगा। सूत्रों के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम आतंकियों के निशाने पर है। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल मुकाबले से पहले दिल्ली पुलिस को भारतीय क्रिकेट टीम की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। हरियाणा में जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के डिप्टी सीएम बनने के बाद पार्टी के कार्यकर्ता राजपाल डेविड ने अपनी कसम पूरी करते हुए 15 साल बाद दाढ़ी कटवाई। ये मेरी शर्त थी जी, जिस टाइम लगे चौटाला परिवार का सत्ता में चंडीगढ़ नहीं पहुंचते तब तक मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। 2004 में सरकार गई थी, उस टाइम ये मैंने शर्त ली थी। उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में बकाया बिल के समाधान के लिए 15 नवंबर से स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाएंगे ताकि बिजली की चोरी पर रोक लगाई जा सके। इसमें सरकारी विभाग लगभग 13,000 करोड़ से ज्यादा हमारा बकाया है। उसके लिए जितने भी हमारे अधिकारी हैं, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जितने मंत्री हैं, वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे प्रीपेड कम स्मार्ट मीटर की। अमेठी जिले के एक शख्स की हिरासत में मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए सुल्तानपुर जिला अस्पताल में हंगामा किया। मेरा बेटा ये स्कूल आया गया, बीमार हुआ, आप किस तरह बताइए। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में प्रेम प्रसंग के एक मामले में 3 युवकों को खंभे से बांधकर लोगों ने बुरी तरह से पीटा। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के खतौली थाना इलाके में ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई, जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। जस्टिस S.A. बोबड़े देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। 18 नवंबर को वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। दिल्ली में जापान के चीफ ऑफ स्टाफ गोरो युआसा ने सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत से मुलाकात की। राजस्थान के बूंदी जिले में घास भेरू महोत्सव में अनोखे परिधानों में सजे कलाकारों ने कॉमेडी कर लोगों का मनोरंजन किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स काफी कम हो जाने की वजह से अगले 48 घंटे उनके लिए काफी नाजुक है। अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां राजसमंद में गाय ने गली से जा रहे एक युवक को अपने सींग से उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस बीच गाय उस युवक को जमीन पर पटककर उसे कभी पैरों से तो कभी अपने सींग से मारती रही। हालांकि इस बीच वहां मौजूद एक शख्स ने गाय को लाठी से मारकर जैसे तैसे गाय को भगाया और युवक की जान बचाई और फिर गाय को लेकर वहां से चला गया। ये घटना गोवर्धन पूजा के मौके पर श्रीनाथ जी मंदिर के गौशाला से गाय को ले जाते वक्त एक गली में घटी। इस गली में काफी भीड़ थी। अचानक से गाय ने इस युवक पर हमला कर दिया। भैया दूज के मौके पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर पर राहुल गांधी के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें क्यूट बताया। इसमें राहुल और प्रियंका की बचपन की तस्वीरें हैं। साथ ही एक तस्वीर इस बार के लोकसभा चुनाव की भी है, जिसमें वो हेलीपैड पर एक साथ उतरे थे। तस्वीरों के इस कोलाज में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की ऐसी तस्वीरें हैं जो उनके बचपने से लेकर आज तक के सफर की कहानी को बयां करती है। एक तस्वीर में राहुल और प्रियंका पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी दादी इंदिरा गांधी की गोद में नजर आ रहे हैं। इसके बाद की तस्वीर में प्रियंका सोनिया गांधी की गोद में नजर आ रही है और राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल के एक होटल में देर से खाना मिलने पर जमकर मारपीट हो गई। आरोप है कि होटल में परिवार के साथ खाना खाने गए एक बिल्डर ने होटल के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। बिल्डर विक्की भटेजा के साथ उनके परिवार के लोग भी इस मारपीट में शामिल रहे। परिवार होटल में खाना खा रहा था, लेकिन ऑर्डर के बाद जब खाना आने में देरी हुई तो वो किचन में जाकर स्टाफ से बहस करने लगे और इसी दौरान हाथापाई शुरू हो गई। बिल्डर परिवार ने मारपीट शुरू की तो होटल के कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल लिया और किचन में मौजूद औजारों के साथ हमला बोल दिया। हालांकि इस दौरान परिवार की महिलाओं ने बीच बचाव की कोशिश की। होटल के अधिकारी भी मामले को रफा दफा करने में जुटे रहे, लेकिन मामला तूल पकड़ता चला गया।
बिल्डर और उनके परिवार के लोगों ने किचन से बाहर हॉल में भी अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने होटल में रखी कुर्सियों और मेज को पलट दिया। इसके अलावा होटल में तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि इस दौरान होटल की महिला कर्मचारियों के साथ भी अभद्रता की गई। महाराष्ट्र में शिवसेना का कोई विकल्प नहीं है। दोनों पार्टियों ने चुनाव से पहले हिंदुत्व की डोर से बंधे होने का दावा तक किया था। महाराष्ट्र में हाथ मिलाकर विधानसभा चुनाव में बहुमत पाने के बाद बीजेपी शिवसेना अब एक दूसरे का हाथ मरोड़ने में जुटे हैं। 288 में से 56 सीटें जीतने वाली शिवसेना 2.5 साल के लिए सीएम की कुर्सी और मंत्रिमंडल में 50% हिस्सेदारी पर अड़ी है, जिस पर 105 सीटों वाली बीजेपी ने साफ इनकार कर दिया है। सियासी रार बढ़ी तो शिवसेना की जुबान बाप से लेकर बाप तक पहुंच गई। और हमारे पास विकल्प और भी है, लेकिन उस विकल्प को स्वीकार करने की मजबूरी या पाप मैं नहीं करना चाहता हूं। शिवसेना सत्य और नीति की राजनीति हमेशा करते आई है। सत्ता की भूखे हम नहीं है। यहाँ कोई दुष्यंत नहीं है। तो कौन है? यहाँ कोई दुष्यंत नहीं है जिसके पिताजी जेल में है। हाँ, यहाँ हम है जो नीति और धर्म की राजनीति करते हैं, सत्य की राजनीति करते हैं। यहाँ शरद पवार जी है जिसने बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल खड़ा कर दिया, चुनाव लड़े हैं। और यहाँ एक कांग्रेस पार्टी है जिनके पास एक आंकड़ा है जो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाए। शिवसेना कह रही है कि वो गठबंधन को मिले जनादेश के खिलाफ एनसीपी या कांग्रेस के साथ जाकर सियासी पाप नहीं करना चाहती, जबकि बीजेपी के पास तो इसका ऑप्शन भी नहीं है। ऐसे में वो चुनाव से पहले तय हुई 50-50 के फॉर्मूले पर राजी हो जाए, जिस पर फिर से देवेंद्र फडणवीस का दो टूक जवाब सामने आया। फडणवीस ने कहा कि सरकार तो बीजेपी के ही नेतृत्व में बनेगी, कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। शिवसेना की उचित मांगों पर ही विचार होगा और सरकार के लिए 50-50 फॉर्मूले का कोई वादा नहीं हुआ, जिस पर संजय राउत ने फडणवीस को झूठा करार दे दिया और कहा कि जब अमित शाह के साथ ये तय हुआ था तो फडणवीस भी वहीं पर खड़े थे। अगर मुख्यमंत्री जी ये बात कहते कि 50-50 का फॉर्मूला के बारे में कोई चर्चा ही हुई नहीं, तो अब तो हमें लगता है सच का डेफिनेशन बदलना पड़ेगा। यानी दोनों पुराने साथियों में एक बार फिर से तनातनी है और में कोई चर्चा ही हुई नहीं, तो अब तो हमें लगता है सच का डेफिनेशन बदलना पड़ेगा। यानी दोनों पुराने साथियों में एक बार फिर से तनातनी है और मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना गठबंधन टूटने की हद तक जा पहुंचा है। क्योंकि इस बीच बीजेपी ने भी शिवसेना का सीधे तौर पर उसको चेतावनी दे दी है। शिवसेना ने सीएम पद के लिए बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप बढ़ा तो बीजेपी ने संकेत दे दिया कि उसकी रणनीति शिवसेना को तोड़ देने की है। वो काफी नेता सीएम साहब के संपर्क में है कि कुछ भी करो और हमारी युति करो और सत्ता जल्दी से जल्दी स्थापन करो। ये जो बातें चल रही है वो ठीक नहीं है। और वो उनके पीछे वो कहते कि 45 एमएलए का हमारा इच्छा है हमारी कि हम बीजेपी के साथ जाए और जल्दी से जल्दी युति करके मुख्यमंत्री पद पे देवेंद्र फडणवीस बैठे। वैसे शिवसेना जिस जनादेश के अपमान को अभी पाप मान रही है, बीजेपी शिवसेना गठबंधन कई बार ऐसा कर चुका है। बात 2014 से ही शुरू करें, दोनों ने 2014 का लोकसभा चुनाव साथ लड़ा था। गठबंधन में बीजेपी 24 और शिवसेना 22 सीटों पर लड़ी थी, मगर खटपट हुई तो 2014 का विधानसभा चुनाव दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ा। नतीजे आए तो बीजेपी 122 और शिवसेना को 63 सीटें मिली और दोनों ने साथ मिलकर सरकार बना ली। जनादेश का अपमान यहाँ भी हुआ था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों साथ लड़े। बीजेपी 25 और शिवसेना 23 सीटों पर साथ लड़ी, मगर विधानसभा चुनाव आते आते सीटों के लिए खटपट फिर शुरू हो गई। हालांकि बात बन गई और शिवसेना 124 और बीजेपी 164 सीटों पर साथ लड़ी। नतीजे आए तो शिवसेना को 56 और बीजेपी को 105 सीटें मिली, जिसके बाद अब सीएम पद और मंत्रियों की संख्या पर तकरार शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, गठबंधन के नेतृत्व को लेकर दोनों पार्टियों के नेता वक्त बेवक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने से बाज नहीं आते। जो आएगा उसके साथ और जो नहीं आएगा उसके बिना। माननीय बाळासाहेबांच्या गाजरामर वाक्य आहे, माणूस तोंडानं कडवा असावा पण गोड बोला नसावा। आम्ही कडवे आहोत आणि राज्य या महाराष्ट्रातून घालवल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, मग तो कोणी असू द्या। बीजेपी और शिवसेना की तकरार को लेकर एनडीए के दूसरे सहयोगी दल असमंजस में हैं। हालांकि रामदास अठावले बीजेपी के साथ ही खड़े हैं। लोकसभा के चुनाव के वक्त 50-50% जगह और सत्ता में भागीदारी 50-50%, इसके संबंध में
शायद तय हुआ था, ऐसा शिवसेना का कहना है। लेकिन जहाँ तक अभी मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है उसके मुताबिक उनका कहना है कि भाई ऐसा कुछ नहीं तय हुआ था। तो मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग से शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद का दावा नहीं करना चाहिए। वहीं एनसीपी दोनों पार्टियों के झगड़े को हवा दे रही है। पार्टी की ओर से एक कार्टून के जरिए गठबंधन पर तंज कसा गया। इससे पहले शरद पवार भी शिवसेना की मुख्यमंत्री वाली मांग को जायज ठहरा चुके हैं और शिवसेना भी सरकार के लिए एनसीपी से मदद लेने का संकेत दे चुकी है। यानी महाराष्ट्र में सियासी घमासान की पूरी तैयारी है। कहीं आनन फानन में अगर सबसे बड़े दल के नाते फडणवीस की ताजपोशी हो गई तो मुमकिन है कि 2 हफ्ते तक महाराष्ट्र में कर्नाटक वाला ड्रामा नजर आएगा। शिवसेना की ओर से संजय राउत ने तंज कसा कि महाराष्ट्र में हरियाणा जैसे हालात नहीं। उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना दुष्यंत चौटाला की मजबूरी बताया, लेकिन इस बयान पर सियासत गर्मा गई। यहाँ कोई दुष्यंत नहीं है। तो कौन है? यहाँ कोई दुष्यंत नहीं है जिसके पिताजी जेल में है। हाँ, यहाँ हम है जो नीति और धर्म की राजनीति करते हैं, सत्य की राजनीति करते हैं। यहाँ शरद पवार जी है जिसने बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल खड़ा कर दिया और चुनाव लड़े। और यहाँ एक कांग्रेस पार्टी है जिनके पास एक आंकड़ा है जो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। अगर ये सब आप देखिए तो महाराष्ट्र की जो राजनीति है कितनी पेचीदा हुई है ये आपको पता चलेगा। संजय राउत जी को दुष्यंत चौटाला तो पता है कौन है। अब मेरे पिताजी जेल में आज से नहीं पिछले 6 साल में संजय राउत जी ने कभी उनका हालचाल के बारे में नहीं पूछा। और ना डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी अपनी सजा का तुम्हें और पूरा करने से पहले आएंगे। एक पिता के लिए खुशी की बात होती है। त्योहार का दिन भी था और एक खुशी का पर्व भी था। मैं संजय जी को कहूंगा कि इस तरह के बयान की वो जो बात करते हैं उससे कोई उनका कद बढ़ता नहीं। दुष्यंत चौटाला के साथ हरियाणा के चुनाव में महायुति नहीं हुई थी, मगर यहाँ शिवसेना भारतीय जनता पार्टी साथ में मिलकर लड़ी है। महायुति को जनता ने अपना मतरूपी आशीर्वाद दिया है और इसलिए अब हमें 5 वर्ष तो साथ जाना होगा। जनता का जनादेश ये महायुति के साथ है, किसी एक पार्टी के साथ नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी संयम के साथ आगे जा रही है। जैसे शिवसेना के सामने कई पर्याय है वैसे ही कई पर्याय भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी है, मगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने तय किया है हम शिवसेना को साथ लेकर ही आगे बढ़ेंगे। इस बीच कांग्रेस भी बीजेपी और शिवसेना की आपसी लड़ाई में फायदा उठाने के लिए कूद पड़ी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने संकेत दिया है कि अगर शिवसेना की ओर से प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। आता असं आहे की या सगळ्या जरतरच्या गोष्टी आहेत। आमच्याकडे शिवसेनेकडून जर काही प्रस्ताव आला तर त्या प्रस्तावावर अवश्यपणे आमच्या श्रेष्ठीच्या पुढे तो प्रस्ताव ठेवला जाईल। आम्ही आमच्या मित्र पक्षांच्या पुढे अवश्य त्याची चर्चा करू। माझ्या माहितीप्रमाणे अशा प्रकारचा काही प्रस्ताव आलेला माझ्या तरी माहितीत नाही। यूरोपीय सांसदों का 23 सदस्यीय दल दोपहर को दिल्ली से श्रीनगर पहुंचा। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भारत ने अपनी नीति को नर्म करते हुए पहली बार विदेशी सांसदों को वहां जाने की अनुमति दी है। लिहाजा यूरोपियन यूनियन के 23 सांसद जम्मू कश्मीर का हाल जानने श्रीनगर पहुंचे। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद किसी विदेशी दल का यह पहला घाटी दौरा है। दरअसल ये दौरा दुनिया को कश्मीर की सच्चाई से रूबरू कराने की भारत की पहल के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरान यूरोपियन सांसदों की टीम के साथ एक सदस्य नाथन गिल ने उम्मीद जताई कि इस दौरे से कश्मीर के जमीनी हालात जानने में मदद मिलेगी। It's a good opportunity for us to come here and first hand hear what the situation is in Kashmir, how the changes are going to be affected, and also for us now to go into Kashmir. इस बीच शाम को यूरोपियन यूनियन के सांसदों की टीम खूबसूरत डल झील देखने पहुंची और शिकारे पर बैठकर घाटी की खूबसूरती को तस्वीरों में कैद किया। यूरोपियन यूनियन डेलीगेट्स अब डल लेक में पहुंच गए हैं। हालांकि ये इनके शेड्यूल में था कि वो एक बोट राइड लेंगे और डल लेक का मजा लेंगे। सुबह से ये कश्तियां यहाँ पे इनका इंतजार कर रही थी, लेकिन इनका शेड्यूल चूंकि काफी टाइट था, अब इनको शाम के तकरीबन
5:45 बजे वक्त मिला है ताकि वो डल लेक का मजा ले सकें, इसको एंजॉय कर सकें। इनके लिए सुबह से ये बोट्स यहाँ पे वेट कर रही थी। आप देख सकते हैं कि एक एक करके ये इन शिकाराज में जा रहे हैं ताकि वो शाम के समय डल लेक का नजारा मजा ले सकें। इससे पहले यूरोपियन यूनियन के सांसदों के दल ने 15 कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन से भी श्रीनगर में मुलाकात की और उनके साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। जानकारी के मुताबिक भारत ने यूरोपियन यूनियन को पाकिस्तानी आतंकियों के सबूत भी दिखाए, साथ ही आतंकी लॉन्च पैड के बारे में जानकारी दी। इस बीच यूरोपियन डेलीगेट्स के कश्मीर दौरे के मद्देनजर वहां सुरक्षा बेहद कड़ी देखी गई। दरअसल यूरोपियन यूनियन की संसद में कश्मीर के हालात पर पिछले महीने चिंता जताई गई थी और कहा गया था कि वहां आम लोगों के बुनियादी हक जल्दी बहाल होने चाहिए। इन सांसदों को कश्मीर जाने की अनुमति ऐसे समय में दी गई है जब वहां के प्रमुख विपक्षी नेता नजरबंद हैं।